वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ T3 द टिपिकल टॉक शो। आज के इस एपिसोड में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं, शूट करने वाले हैं, वो जो हंसाते हैं सबको हर रिलेशन समझा के है डॉक्टर अवनी व्यास उनका नाम और बस हंसाना उनका काम। वो हमारे गुजरात की आन बान शान है क्योंकि फर्स्ट फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन है। आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं, शूट करने वाले हैं, बहुत फन एपिसोड होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। शुरू करते हैं एपिसोड डॉक्टर अवनी व्यास के साथ। वेलकम टू द T3 शो डॉक्टर अवनी व्यास। थैंक यू सो मच। पहले तो फर्स्ट फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन, उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, पर मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि अभी के ज़माने में बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, बहुत कुछ हो रहा है और सोशल मीडिया पे हर कोई, मतलब फर्स्ट जनरेशन से लास्ट जनरेशन तक सब है। आपकी थोड़ी एक्टिवनेस इंस्टाग्राम पे कम क्यों है? एक्चुअली वो इतना टाइम नहीं रहता इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करने का, तो मेरी टीम है वो सब करती रहती है हैंडल। और सोशली मैं ना सोशल मीडिया से ज़्यादा सोशल पीपल पर करती हूँ बिलीव कि फेसबुक के फ्रेंड्स तो सिर्फ फेसबुक तक ही रह जाएंगे, लेकिन जो सच्चे वाले फ्रेंड्स हैं ना उससे मैं ज़्यादा मिलती जुलती हूँ। इसलिए बिल्कुल, मतलब आप अभी के टाइम में भी पुराने टाइम में हम जैसे मिलते थे रहते थे वही हाँ, मतलब मेरी दुनिया तो लोग ही है ना। बिल्कुल, फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा में जो मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर है वो सब हैंडल करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, मतलब मिलियंस के ऊपर मेरे को व्यू मिलते रहते हैं उसमें, हम सब और रीचनेस भी ज़्यादा है। तो वहाँ तक फैन फॉलोइंग जो है वो मेरी क्रिएटिविटी के लिए है, तो उसके लिए मैं इंस्टा इसलिए कम यूज़ करती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है। लोगों को कुछ ना कुछ क्रिएटिव मेरे को देना है, तो उसके लिए दिमाग चलाना पड़ता है, तो इस सबसे दूर आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी देखने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अगर हम आपके अलग अलग पोस्ट वीडियो सब देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि डॉक्टर अवनी व्यास एक कॉमेडियन पर्सनल लाइफ में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। हाँ, मतलब कॉमेडियन की पर्सनल लाइफ ना बहुत सीरियस होती है। अच्छा। हाँ क्योंकि कोई भी बात मैं अगर घर में सुनाती हूँ ना, अपना मेरी राय रखती हूँ, तो वो लोग ये ठीक मजाक करती है। अरे मैं सीरियसली कह रही हूँ कि घर में ये होना चाहिए। नहीं, आप तो मजाक ही करते रहते हो। सो कॉमेडियन में कुछ ऐसा ही होता है, और नॉर्मल लोगों की तरह ही मैं घर में रहती हूँ। घर में कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे बच्चों को नहीं पता कि मेरी मम्मी सेलिब्रिटी है, उसके साथ फोटो खिंचवाते। अच्छा, मम्मी तो मम्मी है ना उसके लिए, तो और सास के लिए बहू तो बहू ही है, बिल्कुल। पति के लिए तो पत्नी है। मतलब अच्छा, पति पत्नी की बात की है, बहुत सारे जोक सुने पति पत्नी के बारे में। हाँ, मतलब दूसरे की पति की वाट तो लगा ही नहीं सकती, तो अपना पति ही ठीक है ना। मतलब बात दूसरों की करती हूँ, लेकिन नाम मेरे पति का होता है। अच्छा, उनकी बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप सुनाते हो? हाँ क्योंकि ना लोग कहीं ज़्यादा ईमेल मेरे को मिलते हैं कि इस टॉपिक पर कॉमेडी चाहिए, वो टॉपिक पर कॉमेडी चाहिए, और अभी तक तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने जो टॉपिक्स मार्केट में लाए हैं वो अभी तक कोई कॉमेडी नहीं लाया। अच्छा, मेरे को एक और बात है, मैं आपसे एक चीज में बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि आपके जोक्स रिपीट नहीं होते। हाँ, वही तो, इसीलिए तो सोशल मीडिया कम यूज करती हूँ ना, क्योंकि दिमाग लगा के कुछ ना कुछ लिखना रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ना रहता है। स्क्रिप्टिंग खुद करते? हाँ, मतलब मैं और मेरे पापा मिलकर स्क्रिप्टिंग करते हैं पूरे शो की, और स्क्रिप्टिंग हमारी होती है 50-50%। 50% मेरे पापा जोक लिखते हैं, 50% मैं लिखती हूँ। फिर ऑडियंस रहती है हमारी फैमिली, कि पहले जब परफॉर्म करना होता है उसके पहले मैं अपनी फैमिली को सुनाती हूँ, जिसमें मेरी 4 साल की बच्ची भी सुनती है, और मेरे ससुर सबसे बड़े हैं घर में, वो भी सुनते हैं, और वो मेरे को कहते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे ये कमज़ोर था, तो ये पंच बढ़ाना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड फिर से लेते हैं मेरी, मतलब एग्ज़ाम लेते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रही हो या नहीं, तो वो पास करते हैं कि नहीं अब तुम मतलब वो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं देते, लेकिन पासिंग मार्क दे देते हैं। हाँ, अब चलेगा, अब ऑडियंस में चल जाएगा। हाँ, मतलब वो चल गया ना, तो फिर चल ही गया। तो आपने अपने पापा की बात की, वो स्क्रिप्टिंग करते हैं। हाँ। मैंने सुना है कि आपके पापा भी पहले कुछ स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है अभी भी। और हमारी पहली जोड़ी है इंडिया में जो बाप और बेटी साथ में कॉमेडी करते हैं। सो हम तो ये 15 साल से कर रहे हैं। मेरे पापा कॉमेडियन थे पहले, फिर कुछ पर्सनल वजह से कॉमेडी छोड़नी पड़ी,
और फिर से हमने स्टार्ट किया। या ओके, तो मतलब आप थोड़ा अपना ब्रीफ दोगे लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई स्टैंड अप कॉमेडी हाँ, मतलब वही ना, एट द पीक पॉइंट ऑफ ट्रेजेडी कॉमेडी स्टार्ट्स, अच्छा। ऐसा आपने सुना होगा। समथिंग लाइक दैट हैपेंड इन माई लाइफ ऑल्सो। मेरा भाई है 24 साल का है अभी। उसके जन्म के बाद मेरे पापा ने कॉमेडी छोड़ दी, क्योंकि वो सेरेब्रल पाल्सी है, उसको मगज का लकवा बोलते हैं उसको। तो वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, 100% डिपेंडेंट है, एक बंदे को उसके पास ही रहना पड़ता है। तो इकोनॉमिकली हम इतने बड़े लोग नहीं थे कि कोई केयर टेकर अफोर्ड कर सके। मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो पापा ने कॉमेडी छोड़ दी मेरे भाई की हेल्थ की वजह से, उसकी देखभाल के लिए। लेकिन घर में जो माहौल है ना ह्यूमर का, वो तो ऐसे ही रहता है ना घर में कि जो अंदर होता है वो तो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो हर रोज़ 8 बजे रात को वो मेरे भाई को एक जोक सुनाते। मेरा भाई कुछ नहीं समझता है, लेकिन वो हंसता। बस ये ना मैं देखती आ रही थी, तो फिर ये देख के मेरे को लगा कि पापा ये कुछ समझता नहीं है, तो भी हंस रहा है, तो मैं समझदार लोगों को नहीं हंसा सकती। पापा ने तो बहुत अच्छा लगा उसको, क्योंकि उसको पहले से ऐसा था कि मेरा एक वारस हेल्दी कॉमेडी से लोगों को हंसाए, फैमिली के साथ सुन सके ऐसी कॉमेडी के साथ कोई सुनाए। जेंडर बायस तो घर में था ही नहीं, पता ही नहीं था कि वो क्या होता है। और ये जब मैंने विचार रखा पापा के पास, एट दैट टाइम आई वॉज इन 9th क्लास, मैं 9वीं कक्षा में थी उस टाइम पर। तो बहुत अच्छा लगा, 1 साल मैंने मेहनत की और 10th की वेकेशन में मैंने प्रोफेशनली कॉमेडी स्टार्ट की। सो मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की उस प्रोफेशनली, उस टाइम पे मैं 14 साल की थी, 14 इयर्स की एज में। या और पहली बार स्टेज पर जब मैंने परफॉर्म किया तब मैं 5 साल की थी। उस टाइम पर मेरे को 2 ही जोक आते थे और वो मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया था। और उसके बाद तो धीरे धीरे अच्छा लगा कि नहीं, पापा को लगा कि इसको स्टेज फियर नहीं है, वो सबके सामने बोल सकती है। बत्रा साहब करके एक हमारे पुलिस इंस्पेक्टर थे, ऑल ओवर गुजरात बड़ा पुलिस अधिकारी वो थे उस टाइम पर। तो उस टाइम पर एक न्यूज़पेपर रीडिंग कंपटीशन थी। ये सब बात मैंने अभी तक कहीं पे नहीं की थी, वो सब मैं आपके आज हमें कंटेंट मिलने वाला है। T3 शो में मैं पहली बार रख रही हूँ। वो उस टाइम पे मैं आई थिंक 5 या 6 साल की थी और मुझे पढ़ना नहीं आता था। स्कूलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं नहीं थी। तो न्यूज़ रीडिंग कंपटीशन थी पूरे राजकोट में। तो मेरे मम्मी ने मेरे को ड्राइंग कर दिया था कॉमेडी न्यूज़ के, आज एक बिल्ली ने सुसाइड किया, ऐसा सब था, और चूहे बहुत खुशियाँ में आ गए, ऐसा सब था। तो मेरे को ड्राइंग करके दी थी मेरी मम्मा ने कि बिल्ली ड्रॉ कर दी थी। तो उस पे से मेरे को याद करना था कि बिल्ली का न्यूज़ ये है, चूहे का न्यूज़ ये है, वगैरह वगैरह। तो सबसे छोटी कंटेस्टेंट में थी, तो वहाँ पे एक टीवी रखा था बॉक्स का, और वहाँ पे फ्रेम ऐसे जाके बैठना था। ये सोशल मीडिया नहीं था, तब की बात है कि जब फ़ोन भी नहीं थे, वो ऐतिहासिक वाले फ़ोन भी नहीं थे, उस टाइम की बात थी। तो टीवी पे ही न्यूज़ आते थे। तो वो टीवी का एक बक्सा लगा हुआ था, उसमें जाकर बैठना था। तो मैं इतनी छोटी थी कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। अच्छा। तो नीचे 4-5 तकिए लगाए, उसके ऊपर मैं बैठी और फिर मेरा चेहरा दिखा, और इतना कॉन्फिडेंस था हमें कि मैं तो जीतने ही नहीं वाली, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, बड़े बड़े बच्चे थे, मैं तो सबसे छोटी थी, सबसे कम उम्र की मैं थी। तो हम तो निकल रहे थे बाहर के, पापा के चलो चलो अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है। हम दरवाजे तक पहुँचे और मेरा नाम अनाउंस हुआ कि विनर है अवनी व्यास, और हम गए और सबसे छोटी मैं थी। तो वो जो बत्रा साहब थे उसने मेरे को गोदी में ले लिया और फिर मेरे को ट्रॉफी दी कि अच्छा। और उसके सामने फिर मैंने एक पुलिस का जोक किया था, और वो बहुत हंसे थे उस टाइम पर। ये 14 इयर्स की एज में? नहीं, ये 5 इयर्स की उम्र में, ये 5 साल की जब मैं थी। हाँ, तब की ये बात है। मैंने वही ना छोटी थी, पहुंच नहीं पा रही थी टीवी के बक्स से। बहुत बड़ी बात है। सो आपने अपनी लाइफ के बारे में बात की, अभी मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत स्टडी भी किया है वैसे। फाइनलिस्ट रह चुके आप सीजन 5
द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। यस यस। क्या स्टोरी थी? उसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। Okay. आपने मेरे की एज ज़्यादा बता दी है, लेकिन एज ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हमारे लिए आप बड़े हो। हाँ हाँ, वो तो है। मैं ना 11th स्टैंडर्ड में थी। साइंस में Okay. पेशे से डॉक्टर हूँ। सो वो ना पेन वाले डॉक्टर नहीं हूँ, दवाई वाली डॉक्टर हूँ। सो 11th साइंस था मेरा, और उस टाइम पे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 आ रहा था। स्टार 1 पर वो शो आ रहा था उस टाइम पर। अब तो वो चैनल भी बंद हो गया है, स्टार 1। जो राजू श्रीवास्तव और वो जो बड़े बड़े सुनील पाल और सब जो कंटेस्टेंट थे ना, वो वाला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3। शेखर सुमन और भारती सिंह के पहले वाला सीजन। हाँ, भारती सिंह और सुगंधा मिश्रा वो लाफ्टर 4 में आए थे। उसके पहले वाला ये सीजन था। नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन उसके जज थे। वो ऑडिशन हुए थे राजकोट में 2 दिन तक, और मैं फाइनल तक पहुंच गई थी। वो प्रोसेस में मतलब एंड था, ईयर का एंड था और 11th का भी एंड था। एंडिंग में मैंने चालू मतलब एग्ज़ाम के पेपर 11th के, हाँ, फाइनल के पेपर मतलब दिया, और फिर मैं ऑडिशन में पहुंची थी स्कूल ड्रेस पहन के। तो मैं सिलेक्ट हो गई थी, और फिर उसका फाइनल कॉल आया मेरे को कि आप सिलेक्ट हो और मुंबई आना है। आपका एपिसोड 8 दिन रिहर्सल और फिर फाइनल एपिसोड रिलीज़ होगा। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मैं 12th में आ चुकी थी, और 12th बोर्ड की एग्ज़ाम थी। हमने वहाँ पापा ने रिक्वेस्ट की कि आप रुको, 1 दिन रुक जाओ। केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म होने के बाद 4 दिन का हॉलीडे था इंग्लिश और संस्कृत में, तो वो तो हम वापस आके भी दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम 8 घंटे से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो इट वॉज बैड लक फॉर मी। और उसके बाद हाँ हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा ना रहता है ना, मतलब उतार चढ़ाव कार्डियोग्राम में जैसे होता है ना लाइफ में, बस मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है ECG की तरह। फिर 2000 बीच में मैंने 2-3 हिंदी के ऑडिशंस दिए थे, लेकिन कहीं कहीं भी पॉलिटिक्स हो चुका था मेरे साथ, कि मेरी स्क्रिप्ट चोरी हो गई वगैरह सब कुछ। मतलब ये बड़े हाँ हाँ, होता है हाँ हाँ, उसमें ही होता है। बड़े बड़े जैसी दुनिया बड़ी, ऐसा पॉलिटिक्स ज़्यादा। तो हमारा कैसा है कि हम सीधे रास्ते चलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो फिर 2-3 ऐसे अपॉर्चुनिटी गंवा दी हमने। फिर शादी के बाद 2017 में, आई थिंक शादी के 3-4 महीने के बाद ही मेरे को कॉल आया विनयार्ड प्रोडक्शन से कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम विनयार्ड प्रोडक्शंस, और लाफ्टर चैलेंज सीज़न 5 शुरू होने वाला है, और हमने आपकी देखी है यूट्यूब पर। उस टाइम पे मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था, हास्यनी डॉक्टर, और उसके आई थिंक 35 मिलियंस व्यू है अभी तक के। तो वो बहुत वायरल था। तो 35 मिलियन, हाँ सॉरी 3.4 मिलियन समथिंग व्यू है। मैं नहीं हैंडल करती, सो मुझको नहीं मालूम। पर ये 4 मिलियन कौन से साल की बात है? 2017 में 17 में भी 4 मिलियन व्यूज थे उस टाइम पे। तो वो वायरल वीडियो उसकी टीम तक पहुंचा था, और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था सामने से। मैं सामने से ऑडिशन देने के लिए नहीं गई थी, तो कि हम विनयार्ड प्रोडक्शन से बोल रहे हैं ये वो। तो मेरे को लगा कि कोई फ्रेंड है जो मेरा मजाक कर रहे हैं, कोई स्टार प्लस से, विनयार्ड प्रोडक्शन से हमें क्यों कॉल करेगा, गुजरात में, कोई राजकोट में। तो दूसरी बार कॉल आया कि नहीं, हम विनयार्ड प्रोडक्शन से हैं, हमने आपका ये वीडियो देखा है, हमें बहुत पसंद आया है, और आप एक ऑडिशन के लिए आ जाओ। मैंने सोचा फिर कोई मजाक कर रहा है फिर। हाँ मतलब अब कोर्स सामने से कौन कॉल करेगा स्टार प्लस के लिए और लाफ्टर चैलेंज के लिए, और उस टाइम पे अक्षय कुमार उसके जज थे। सो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई मतलब मजाक कर रहा होगा फ्रेंड्स में से। सो मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार तू सीरियसली सोच, तो हर बात को मजाक मत ले, सही भी हो सकता है। वो अहमदाबाद आने वाले थे, उसने मेरे को डेट दी, तो उस पर ना हम मतलब ऐसे में तो कोई मजाक ही कर रहा है ना हमारी एक, और सामने से जब कॉल आया तो हमारी एक अलग ही हो रहा है। तो मेरे को कॉल आया, मैं नहीं आई सामने से। तो महसाना मेरा शो था, तो मैंने कहा मैं सुबह में ये टाइम पर आ सकती हूँ। फिर मेरा शो है
दोपहर 2:30 का मेरा शो था, तो 10 बजे मैं पहुंच सकती हूँ अहमदाबाद, और वहाँ पे तो वो लोग मेरी बिफोर टाइम वो पहुँच गए, मेरा ऑडिशन लिया, और आई थिंक पौने घंटे तक चला था वो ऑडिशन मेरा। उसके जो आए थे ऑडिशन लेने के लिए जो जज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी तरह ही पूछ रहे थे वो कॉमेडी में, कि ये वो मतलब ना नींबू की तरह निचोड़ लिया था मेरे को, कि मैंने कहा बस अभी यही ऑडिशन है, इतना में तो मेरे शो को मेरे को पैसा मिल जाता है इसमें से। तो फिर मैंने कहा ओके, फिर हम तो निकल गए। फिर फाइनल कॉल आया, मैं बाजार में थी कि अभी ना मुंबई ऑडिशन के लिए आ जाओ, फाइनल ऑडिशन। मैंने कहा ओके ठीक है, तभी तक तो मैं अलग ही स्वेग में मैं थी कि ओके ना फाइनल ऑडिशन के लिए। मैं और पापा मुंबई गए, तब बारिश भी बहुत थी। मैंने जाके वहाँ देखा ना तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे वहाँ पे ऑडिशन में नहीं सिलेक्ट नहीं होते, मुंबई का ऑडिशन था। मैं ही एक इनवाइटेड थी, वो मेरे को हाँ वो मेरे को बाद में पता चला कि मेरी एक की ही दूसरी ऑडिशन है, बाकी सब तो पहली ऑडिशन के लिए आए थे। और आप देखो तो गुड़गांव से आए हैं, कश्मीर से आए हैं लोग, पंजाब से आए हैं, केरला से आए, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बाहर खड़े थे। और मैं सब देख रही हूँ, ओह 2.5 लाख से ज़्यादा, मतलब कैसे ख़त्म होगा। और जो भी बाहर कंटेस्टेंट आता था ना, सुनते ही नहीं, अंदर 30-40 सेकंड से ज़्यादा ये लोग सुनते ही नहीं है, रिजेक्शन। और फिर मेरे को टेंशन हुई, मतलब 40 सेकंड में आप क्या जोक कर दोगे, मतलब क्या, मतलब हमारे तो माहौल बनाने में ही 15 मिनट्स हो जाते हैं। फिर मेरी बारी आई, तो मैंने जो बार सुना था ना वही कि 40 सेकंड में तो निकाल देते हैं, तो मैंने जो फट वो, फिर वहाँ 40 लोग बैठे थे। उसमें विनियार्ड प्रोडक्शन की मालकिन भी थी जो प्रोड्यूस कर रही थी, वो प्रोड्यूसर भी थी, अश्विनी यार्डी भी थी, और स्टार प्लस के जो CEO थे वो भी वहीं बैठे थे। मेरे को कुछ पता नहीं था, 40 लोग वहाँ पे बैठे थे। और मैंने शुरू कर दिया, दौड़। वो बोले आप धीरे से बोलो, हमने आपको एक बार सुना है, सो हम सुनने वाले हैं, और आप नहीं बिलीव करोगे 20 मिनट्स तक उन लोगों ने मेरी स्क्रिप्ट सुनी, जहाँ पे 40 सेकंड का कोई नहीं सुन रहा था, आपका 20 मिनट तक सुन लिया। ऐसा तो क्या बोला आपने? नहीं, मैंने जोक ही करे थे उस टाइम पर, नई स्क्रिप्ट ही बताई थी। फिर मैं बाहर निकली, तो बाहर भी मेरे को रोक के रखा, मेरा पूरा इंट्रो लिया सब कुछ के आप कैसे कैसे जोक बना सकते हो, हमें पति के ऊपर जोक चाहिए, हमें सासू माँ के ऊपर जोक चाहिए, आप शादीशुदा हो तो आप कह ही सकते हो, ये वो सब बहुत सारी बातें की। फिर मैं वहाँ से आगे निकली तो खुद अश्विनी जी मेरे को मिलने आई, प्रोड्यूसर, कि ना आप मेरे को बहुत पसंद हो, मतलब आप तो सिलेक्ट हो ही जाओगे, ये वो सब। फिर भी मैं मतलब ओके। और ये सब होते होते 1 घंटा हो चुका था, और बाहर पापा टेंशन में कि ये बाहर क्यों नहीं आ रही, सब अंदर जाके बाहर आ रही, ये बाहर क्यों नहीं आ रही। और फिर उसने बोला कि हम अभी एक ऑडिशन के लिए आपको बुलाएंगे। मैं ठीक है ओके। फिर मैं हाँ फिर मैं बाहर निकली और पापा को सब बात किया, फिर मैं रिटर्न हो गई। ओके, जब आएगा कॉल, फिर मैं बाजार में थी और उसका फ़ोन आया कि हम यहाँ से बोल रहे हो, आप फाइनल हो चुके हो, आपका अब ऑडिशन की ज़रूरत, सिलेक्शन हो चुका है। मतलब मेरे को विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। हाँ आप सिलेक्ट हो गए। अब मैं सीधा अक्षय कुमार सर के सामने परफॉर्म कर रही हूँ। क्या आप सीधा अक्षय कुमार सर के सामने ही परफॉर्म करने वाले हो? तो उस टाइम पे मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी और मेरे को कॉल आया कि आप सिलेक्टेड हो और आपका आधार कार्ड और वो पैन कार्ड वो सब भेज दो। उस टाइम पे विश्वास नहीं हो रहा था। और मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन थी, मेरी कज़िन, तो मैंने उसके साथ शेयर किया। बाकी कोई शेयर करने के लिए नहीं था कि मैं ये बात शेयर करूँ किसी को। और मेरे आँख में खुशी से आंसू निकल गए थे कि यार अक्षय कुमार सर के साथ परफॉर्म करने को मिलेगा ये सब। फिर मैं गई थी मुंबई, 20 दिन तक वहाँ थी और यशराज स्टूडियो में हमारा वो था, शूटिंग था 2 दिन के लिए। और बहुत अच्छी जर्नी रही थी। स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मेरे को अक्षय कुमार सर का। सो इट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर मी। सो आपको याद है कि फर्स्ट एपिसोड आपने किसके साथ शूट किया था या सोलो था? कहाँ पे? लाफ्टर में। हाँ, मतलब लाफ्टर में सब हम ना फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया ओनली 40 कंटेस्टेंट वे सिलेक्टेड। आई वाज वन ऑफ देम। पहला जो एपिसोड था वो हमारा सबका साथ में ही था। सो वो 15 लोग थे, हम 15 लोग का एक एपिसोड था। वो सब मेरे साथ थे। मतलब वो गौरव शर्मा, गौरव गुप्ता
श्याम रंगीला, वो सब थे मेरे साथ में। और बाकी के नाम तो मेरे को याद भी नहीं है। नितेश शेट्टी, विघ्नेश पांडे, वो सब थे। और मेंटर थे हमारे जाकिर खान, मलिका दुआ और हुसैन दलाल। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? कंपटीशन वाला होता है कि सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हर एक पर्सन को अलग अलग राइटर दे दिया गया था। और मेरे साथ जो रूम शेयर कर रहे थे वो मतलब वहाँ पे ना हम कॉम्पिटिटर्स के जैसे नहीं रहते थे। मतलब हर एक की स्क्रिप्ट अलग है। हाँ, लेकिन एक उन्होंने जो बनाया था, हमारे मतलब जो प्रोड्यूसर्स थे, हमारे जो डायरेक्टर थे, राजीव निगम, मेरे को पर्सनली ट्रीट कर रहे थे। जो लाफ्टर के बहुत बड़े, मतलब जॉनी लीवर की जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अभी तक। हाँ, अभी वो जॉनी लीवर की स्क्रिप्ट वही राजीव निगम सर ही लिखते हैं। और हर शाख पे उल्लू बैठा है, उसकी एक टेलीकास्ट आया था स्टार प्लस पे, एक सीरियल भी आई थी, 1 साल तक चली थी। तो मुझे पर्सनली ट्रीट कर रहे थे। लेकिन एक माहौल वहाँ पे ऐसा था कि हम सब कंटेस्टेंट थे, लेकिन किसी को एक दूसरे की स्क्रिप्ट नहीं मालूम थी। वो एक था कि मैं किसी की स्क्रिप्ट सुन नहीं सकती, कोई मेरा स्क्रिप्ट नहीं सुन सकता। तो ये वहाँ की एक प्राइवेसी थी। अभी तक जब तक आप गए नहीं थे, फाइनल नहीं कह सकते, शो में गए नहीं थे, उसके पहले तक आप खुद स्क्रिप्टिंग करते थे? नहीं, ऑडिशन के बाद तुरंत ही मेरे को राइटर दिए गए थे। नहीं, जब आप शोज कर रहे थे। कौन से शो? जब आप लाफ्टर चैलेंज में गए थे, उसके पहले मैं जब तक सिलेक्ट हुई ना, तब तक मेरी स्क्रिप्टिंग थी, मैं लिख रही थी। उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई, जब फाइनल एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला था, अक्षय कुमार सर के सामने जो मेरा परफॉर्मेंस था, वो उसके लिए मेरे को राइटर दिए थे। लेकिन उसमें भी कंटेंट तो मेरा ही था कि मेरे को अगर अच्छा नहीं लग रहा है। उसने एक जोक मेरे को दिया, अब वो ना एक्सपीरियंस राइटर नहीं थे, वो थे एक्सपीरियंस राइटर थे, लेकिन कॉमेडी के नहीं थे। अच्छा, कोई वो सीरियल और फिल्म लिख रहे थे। फिल्म और सीरियल अलग, मतलब एक जोनर अलग हो जाता है कॉमेडी के। मतलब इतना उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस गर्ल तो मैं ही थी कॉमेडी में। वो तब तो नए थे मेरे साथ जो कंटेस्टेंट थे, वो अभी 2-3 साल से ही कॉमेडी कर रहे थे, मैं तो 15 साल से कर रही थी। तो उन्होंने एक लाइन मेरे को दी कि गुजराती, मतलब इंट्रोडक्शन था, पहला जो एपिसोड था वो इंट्रोडक्टरी एपिसोड था। तो हम गुजराती के मुंह से ना वो हमारी एक्सेंट पे बहुत सवाल उठाते हैं। मतलब उसको ऐसा ही लगता है कि हर गुजराती ना श और स में डिफरेंस नहीं करता। मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन श और स में डिफरेंस नहीं कर पाता। और हम खमल ढोकड़ा खाने वाले ही है, ऐसा कुछ। मतलब आकर देखो कि अब हम चनिया चोली नहीं पहनते हैं, श और स में डिफरेंस समझते हैं अभी ना। मैं आकाशवाणी पास आउट गर्ल हूँ, तो श और स में मेरे को पता चलता है कहाँ पे क्या बोलना है। लेकिन उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट ऐसे लिखी कि मेरे को श की जगह सब जगह स बोलना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो चुका था, क्योंकि रूटीन में भी मेरे को श स ऐसा नहीं है ना। रूटीन हमारी प्योर लैंग्वेज है, गुजराती, हिंदी सब प्योर लैंग्वेज है। वो प्रैक्टिस करनी पड़ी कि वहाँ पे शिव लिखा है तो मेरे को शिव बोलना है। तो उसकी एक लाइन थी कि पेशे से डॉक्टर। हम गुजराती के मुँह से ना, वैसे तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस वही करनी थी। वैसे तो मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, मतलब वो तो मैं वही प्रैक्टिस आईने के सामने करती रहती हूँ। वैसे तो मैं पैसे से डॉक्टर हूँ तो पैसे से डॉक्टर हूँ, मतलब वो लैंग्वेज मेरे को डालनी थी, वो एक्सेंट मेरे को। तो उन्होंने पहली लाइन लिखी थी कि ये बात है 2017 की। 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, वो सबको उस टाइम पे याद था। तो उन्होंने एक पंच दिया था मेरे को कि वैसे तो मैं पैसे से डॉक्टर हूँ। फिर लगा कि हाँ, लेकिन हम गुजराती के मुंह से भी पैसा ही सुनाई देता है। तो ये उन्होंने पंच दिया था। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने कहा ये पंच लाइन नहीं है, पैसा ही सुनाई देता है, ये पंच लाइन मेरे को नहीं लग रहा। इसमें आएगा लाफ्टर, लेकिन ना वो ताली वाला और वो खांसी वाला लाफ्टर ये नहीं है। ये सिर्फ लाफ्टर है जो लोग ऐसा ही करेंगे, नॉर्मल वाला, जिसमें दांत ही दिखाएंगे लोग को।
तो कि तो अब क्या करें, मैं तो आपको इसमें एक, मैंने कहा कि एक और पंच डालो। वो बोले क्या, मैंने कहा डालो आप, कि वैसे तो मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, हम गुजराती के मुंह से पैसा भी पेशा ही पेशा भी पैसा ही सुनाई देता है, स्पेशली 8 नवंबर 2016 से। तो फिर हाँ यार, ये तो हमें सुझा ही नहीं, मतलब हाँ आपको नहीं आएगा ना स्पार्क, ये मेरा काम है। बिल्कुल। तो ये इतने चेंज मैं अपने स्क्रिप्ट में कर सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकती थी। वो बॉन्ड साइन कर होती थी ना कि अपना खुद इतना नहीं कर सकते। बॉन्ड साइन करवा देते हैं ना कि भाई हाथ इतना ही हम ऊपर कर सकते, इतना करेंगे तो फिर सवाल उठेगा कि हमने नहीं कहा, हमने तो इतना ही किया है, मतलब। सो ये बहुत सारे टेक्निकल हाँ इश्यूज रहते हैं। सो बहुत सारी बातें हो गई, अब एक गेम का टाइम है, एक सेगमेंट का टाइम है। ये सेगमेंट का नाम है येस और नो। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, अगर आप रिलेट करते हो तो येस वरना नो। अगर येस भी नहीं है नो भी नहीं है तो फिर क्या करूँ? तो आप उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन दे दो। ठीक है, चलो शुरू कर। क्या कभी रियल लाइफ इंसिडेंट को जोक्स की तरह प्रेजेंट किया आपने शो पे? यस, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब पति पत्नी वाले, सास बहू? नहीं, वो नहीं है। मतलब कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं और मतलब हमें जो आदमी वगैरह कुछ मिलते हैं ना, मतलब हम देखते हैं, सुनते हैं, आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस आपकी बात आपको नहीं करते, दूसरी जगह करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन से ही आता है ना। तो हाँ, बहुत बार ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मैं स्टेज पे शेयर कर रही हूँ। तो क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है? बहुत बार, यस। वन ऑफ द मोमेंट क्रेजी फैन मोमेंट ऐसा होता है कि 1-1 घंटे तक मैं स्टेज पे खड़ी रहती हूँ और हिलने नहीं देते लोग। वंस मोर जोक में वंस मोर होता है ना। अभी तक मैंने सुना है कि सिंगिंग में अगर एक सॉन्ग आप सुनते हो, ठीक है, तो वंस मोर करते हो। एक सॉन्ग ऐसा है कि पुराना चलता है, जोक ऐसा नहीं है, कुछ नया चाहिए। पिछले 5 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जोक्स वंस मोर हो रहे हैं, जोक्स। 17 मार्च को मेरा शो था झवेरचंद मेघानी ऑडिटोरियम, भावनगर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, और 1200 की सीटिंग है। तो वो 7-8 बजे मेरा शो था, 5 बजे से लाइन में खड़े हैं पब्लिक अंदर आने के लिए, यस। और 1200 की ऑडियंस तो फुल हो गई। फिर क्या करें, तो जो जितने भी वो सीढ़ी है ना, सीढ़ी भी फुल, वहाँ पे नीचे चलने की जगह भी फुल। हाँ, मतलब 1700 लोग आ चुके थे 1200 की सीटिंग में। फिर क्या करें, सब कुछ फुल थे। 200 पब्लिक, 200 जो आदमी थे उसको स्टेज पर बिठाया फिर कुर्सी लगा के। सो वो ऐसा एक शो था कि मैं पूरा वैसे राउंड करके शो दे रही थी कि पीछे भी लोग बैठे हैं, साइड में भी लोग हैं, बैक स्टेज भी लोग हैं, उनको भी दिखे। ओह हाँ, मतलब इतनी वो क्रेजी फैन मोमेंट थी मेरे लिए कि इतने सारे। फिर ऐसा सेम सिचुएशन मुंबई में हुआ, घाटकोपर में मेरा शो था, 500 की सीटिंग थी और 800 लोग आ चुके थे। तो फिर यहाँ पे स्टेज है मेरा और यहाँ पे नीचे बैठे हैं, मतलब मैं ऐसे करके शो दे रही हूँ, पीछे तक तो फुल ही है, चलने के लिए जगह नहीं है। जहाँ से स्टेज पर चढ़ना होता है ना सीढ़ी पे, वो सीढ़ी पर भी लोग बैठे हुए। फिर जो ऑर्गेनाइजर कमेटी होती है ना, वो स्टेज पर बैठी रहती है। मतलब इतने वो क्रेजी फैन मोमेंट है मेरे लिए कि इतने लोगों का प्यार मेरे को मिल रहा है। हम देखे तो एक फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन, हाँ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आप सारे सिटी स्टेट्स के नाम बोल रहे हो, हाँ, चेन्नई है, मुंबई है, हाँ, मतलब ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म किया और ऑल ओवर वर्ल्ड परफॉर्म किया है मैंने सिंगापुर, मलेशिया भी परफॉर्म किया है। मैं अफ्रीका 2 बार जा चुकी हूँ। में मैंने 100+ शो किए हैं ऑनलाइन भी शोज ऑनलाइन। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि लोग स्ट्रेस में थे और मैं घर से ही ऐसा सेटअप करके दिन में 3 शो कर रही थी। टाइम चेंजेस होता है ना, यहाँ से यूएसए में अलग टाइम है, यूके में अलग टाइम है, दुबई में अलग टाइम है, तो एक दिन में 3 शो में कर रही थी। सो कोरोना तो मैंने बहुत एंजॉय किया है, मतलब मेरे ज़्यादातर शो आउट ऑफ गुजरात होते हैं। अभी मैं यवतमाल है, अमरावती, नागपुर है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, मतलब सारी जगह मैंने शो किया है। सारे शो यस। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आने वाला है। आप जोक सुनाते हो, हंसाते हो, पर क्या आप पर्सनली खुश रहते हो?
वो तो ना डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन ज्यादातर तो मैं खुश रहती हूँ। शोज के बाद मतलब फैमिली के साथ होता है? हाँ, तो फैमिली के साथ तो खुश ही रहना पड़ता है ना मेरे को। रहना पड़ता है कि आप हो? नहीं नहीं, मैं खुश ही हूँ। घर में भी कई कई बार मैं अपने आप मतलब कोई झगड़ा वगड़ा कुछ होता है कि कुछ ऐसा कुछ होता है तो मैं तो हंस ही लेती हूँ कि अच्छा ये है ना, ये मतलब हाँ, मेरे पति को एक बार डेंगू हुआ था तो उसमें से मैंने कॉमेडी मतलब आर्टिकल लिख लिया लिख लिया। कि अच्छा किसी किसी लोगों के फ़ोन आते हैं, मतलब डेंगू है, मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी कहते हैं अच्छा आप ना ये खाओ, ये खाने से ना डेंगू निकल जाएगा। मतलब हाँ, घर में डॉक्टर है ना और दवाइयाँ ले रहे, फिर भी कुछ ये खाने को कोई थोड़ी कहता है, मतलब अच्छे से डॉक्टर को दिखा, अरे मैं अच्छी डॉक्टर हूँ। सो हाँ, बिल्कुल। माहौल तो ऐसा रहता है कि हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मतलब ह्यूमर वाला पूरा। लेकिन हमारी कॉमेडी अलग होती है। हमारी कुछ पर्सनल कॉमेडी होती है जो जनरल लोगों को नहीं समझ में आती। घर में कोड वर्ड्स टाइप। कोड वर्ड टाइप। ओके। लाइफ में चेंजेस आए आफ्टर यू बिकेम एन स्टैंड अप कॉमेडियन? जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की ना तब मेरे को पता ही नहीं था कि लाइफ क्या है, वो एज ही नहीं थी मेरी। ओके, सो हम बात करें जब आपने लाफ्टर चैलेंज कर लिया हाँ, उसके बाद कोई चेंजेस आए लाइफ में? नहीं मतलब सब नॉर्मल? नॉर्मल ही है ना, मतलब ऐसा मतलब आप क्या प्रोफेस्टरली पूछ रहे हो या पर्सनली पूछ रहे हो? प्रोफेशनली एज ए सेलिब्रिटी आप हाँ बन हाँ, गए? वो तो पहले भी थी ना मैं। स्टार प्लस में बाद में गई, उसके पहले मेरे शोज तो चल ही रहे थे। लेकिन हाँ, मतलब एक टैग लगा मेरे में हिंदी वाला, सो हिंदी शोज भी मेरे हो रहे हैं, सो ये मेरे को मिला। लाइफ के रूटीन में कोई चेंजेस आए? अगर नहीं मतलब कि नहीं नहीं शोज नहीं करने पड़ते तो लाइफ रूटीन में कुछ चेंजेस आ गए? नहीं 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 नहीं, वो हाँ मतलब बिजी थोड़ा ज़्यादा रहती हूँ, शो ज़्यादा होते हैं तो बिजी ज़्यादा रहती हूँ। लेकिन ऐसा तो पहले भी चल रहा था और ये क्वेश्चन तो मेरे को लाफ्टर में भी पूछा था Okay. कि कैसे मैनेज कर रहे हो क्लिनिक, आपके शो, आपका फैमिली सब कैसे मैनेज कर लेते हो, तो वो तो मैं पहले भी कर ही रही थी, तो इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं चेंजेस है, नहीं है। ओके। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई जोक पसंद ना आया हो पर जब आपने लोगों को सुना हो तब बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला? हाँ हाँ, ऐसा तो कई बार होता है एक कि आधा जोक हो जाए? नहीं ऐसा तो नहीं है अभी कि मेरे को पर्सनली नहीं अच्छा लगता कि Okay. ये जोक पे थोड़ी लोग हंसेंगे। मतलब एक जोक था मेरा गुजराती में कि जब मैंने परफॉर्म किया ना तो घर में सब बोले थे कि ये नहीं चलेगा, मेरे को अच्छा ये नहीं चलेगा, लेकिन वही बाद में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। वो जोक था गुजराती में है और वो बहुत ज़्यादा, और उसकी लाइव में फरमाइश भी बहुत ज़्यादा आती है। वो सास बहू वाला जोक था एक कि हूँ मारा एक પત્ની એના છોકરાને ખીજાતી હતી, 7-8 વર્ષનો એનો દીકરો હતો, એને ખીજાતી હતી કે આમ ન કરાય ને તેમ ના કરાય ને પેલું ના કરાય, એટલે એના સાસુએ આવીને પેલીને કીધું કે બેટા છોકરાઓનો ઉછેર આમ ન કરાય, હું તને શીખવાડું કે છોકરાનો ઉછેર કેમ કરાય. એટલે ઓલી કીધું એની વહુએ કે તમે તો બોલતા જ નહીં ઉછેર કેમ કરાય, તમારો ઉછેર હું છેલ્લા 10 વર્ષથી સહન કરું છું. અને એ આખો લાંબો જોક છે 5-7 મિનિટનો, તો એ રીલ મારી બહુ જ વાયરલ થઈ. એટલે પછી મને થયું અચ્છા લોકોને આવું જ ગમે છે એમ. ओके, सो ये था हमारा यस और नो गेम। बहुत फन वाला था, बहुत मजा है, बहुत कुछ जानने को मिला। मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं आप डॉक्टर अवनी व्यास हो, तो ये डॉक्टर की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा। मैंने कहा ना मैं पेशे से वो डिग्री वाले डॉक्टर ही हूँ, लेकिन मैंने कहा ना मेरा भाई जो है सीपी चाइल्ड है, सो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसके ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया था। तो डॉक्टर खानडिलकर है मुंबई के और इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन, जिसकी अपॉइंटमेंट 3 महीने के बाद मिलती है। तो उसको हमने 2 बार दिखाया और उन्होंने उस टाइम में, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, आई थिंक मैं 8 साल या 9 साल की थी। तो उस टाइम पे वो बोले थे कि इसकी ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। Okay. और मेरे भाई को जो सेरेब्रल पाल्सी है उसकी ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, इसकी जड़ आयुर्वेद में मिल जाएगी। Okay. सो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगी, मेरे भाई के लिए बनूंगी डॉक्टर, और हमें जो सफ़र करना पड़ रहा है वो कोई दूसरा ना करे, उसके लिए मैं डॉक्टर बनूंगी, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगी। सो उसकी वजह से मैं आज आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
मतलब आपके पेशेंट जब आपके पास आते हैं तब उनको आप दवाई दे के ठीक करते हो, जोक सुना के? दोनों ही, मतलब कई कबार तो पेशेंट सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, फोटो अच्छा, खिंचवाने के लिए फैन आ जाते हैं। मूवमेंट। हाँ। एक बार तो एक पेशेंट आया था, उसकी छोटी डॉटर को लेने, 10th में थी, और मेरे को तभी मैंने अभी क्लिनिक शुरू ही किया था, मैं पास आउट थी और मैंने शुरू किया, तो वो दिखाने के तो देखो कितनी छोटी डॉक्टर है, आप एक फोटो खिंचवा लो। अरे सो ऐसे भी लोग आते अच्छा, हैं। मतलब कितने साल की एज में आप डॉक्टर बन गए? डॉक्टर तो ऑब्वियसली 22-23 साल की एज में ओके। ना, मतलब 5 साल कॉलेज, मतलब 12th खत्म करके 5.5 साल की मेरी डिग्री, डॉक्टरी की हाँ पढ़ाई। डॉक्टर की पढ़ाई हुई। ओके। आपने बोला आयुर्वेदिक डॉक्टर। हाँ। ओके। सो आप पेशेंट्स का रिस्पांस कैसा आता है कि जब आप उनको दवाई देते हो या जोक सुनाते हो और जोक सुन के वो ठीक हो जाते हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स ठीक हो जाते हैं, मतलब पेशेंट दुबई से भी आते हैं, यूएसए भी ओके। से भी आते हैं, राजकोट से भी आते हैं, बाहर गाँव से भी आते हैं, मतलब ट्रीटमेंट तो अच्छी मिलती है, तो कहीं से भी आ जाएंगे ना लोग, ठीक हो जाएंगे, ओके। और 100% रिजल्ट मिलता है उसको। तो आप मैनेज कैसे करते हो डॉक्टरी, फिर स्टैंड अप अ, कॉमेडी शोज होते हैं? अब देखो, आप वैसे ना आपने बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियां सुनी होगी कि स्त्रियां ना नारी नारी शक्ति शक्ति, होती है, नारी शक्ति। शक्ति होती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, ये सब मोटिवेशनल आपने सुना है, मैं वो जी रही हूँ। बिल्कुल। मेरी 2 बच्चियां हैं, 2 डॉटर है, मतलब शादी के पहले ना ये जो सोसाइटी है, कई कबार आपको भी वो रियलाइज हुआ कमेंट होगा, करते रहते हैं। शादी के बाद इसका सब कुछ बंद हो जाएगा, आप देख लो, इससे अच्छा पति मिलेगा ही नहीं। और पति भी अच्छा मिल गया ना ईश्वर की कृपा से, और सपोर्ट भी कर रहा कर है। रहे हैं, बिल्कुल। तो पति करेगा ना, सास ससुर सपोर्ट नहीं करेंगे, देख लेना। अच्छा, वो भी ईश्वर कर की रहे हैं। कृपा से सास ससुर भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, शादी चलेगी नहीं, अभी तो शुरुआत है ना, देखो फिर 2-3 साल हो जाने दो, डिवोर्स ही हो जाएगा, मतलब नहीं सपोर्ट करेगा। अब 2-3 नहीं, 7 साल गुजर 7 चुके हैं, साल हो अब गए। कोई गुंजाइश नहीं है डिवोर्स होने की, मतलब ओके ठीक है, अभी बच्चे होने दो, बच्चों के बाद करियर खत्म, कोई लड़की करियर शुरू रख ही नहीं सकती। अब एक बच्चा तो हो गया, फिर दूसरा भी हो गया, फिर भी करियर चालू है। अब मैं देख रही हूँ सोसाइटी क्या मेरे को, मतलब कमेंट क्या कर रहे हैं। कमेंट कर रही है क्या चैलेंजेस दे रही मतलब है। ये सारे कमेंट्स लाइव शो जब आप परफॉर्म करते हो नहीं तभी आते नहीं हैं? नहीं, तभी नहीं आते ना, लाइव शो वाले तो बहुत एंजॉय करते हैं ना, पैसे देकर वो आए सारे हैं, आपके फैन हैं। वो तो फैन है। ये ना जो नॉर्मल सोसाइटी है, फैमिली वाले ना, Jealousy वो वाले। एक मौसी नहीं होती घर में हाँ। कि शादी में जाए, कितनी एज हुई आपकी लड़की वो की, झगड़े हाँ अब तो, दिलवाने वाले। हाँ वो मतलब આપણે આપણે ગુજરાતીમાં કે કેવડી થઈ તમારી છોકરી, હવે તું 70 ની થઈ, તારું જો ને એમ કે ભાઈ अच्छा, दूसरों के घर में हाँ आग आग लगे, अच्छा आपका बेटा पास आउट, नौकरी वोकरी मिली कि नहीं, आपका बच्चा कहीं चलने वाला नहीं, अब तेरा नहीं चल रहा, वो देखना तेरा बिल्कुल। बच्चा अभी घर में घूम वो रहा है, फिर रहा है, कुछ भी घूम कर रहा है, फिरना है નહીં ગુજરાતીમાં કહીને તો દેણું કરીને આવ્યો છે, અમુક વસ્તુ આપણે હિન્દીમાં ના રિવીલ કરાય, પણ वो उधार मांग के सब आ रहे, वो देखना तेरे घर मौत का, शौक कर रहे उधार हाँ मांग के। ऐसे लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल। उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि सोसाइटी में होते हैं, आपके घर में भी होंगे, आपकी आसपास में भी होंगे, कोई पड़ोस में होते हैं, मतलब कोई मतलब कोई रिश्ता नहीं है ना, तो भी कहने वाले पर तो कहने एक वाले ही तरीके है। से ना ये लोग हमारे लिए, मेनली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके लिए फायदा भी है क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आगे और कुछ करूँ और कुछ नहीं करूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मोटिवेशन नहीं देते, लेकिन ये ना मैं ध्यान में नहीं ओके, लेती, इग्नोर। इग्नोर करो तो आपका सबको। मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन तो अब तो कहीं से भी नहीं आता, लेकिन हाँ एक टाइम था मेरा, जो मेरे, ये किसी को नहीं पता, मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे, मैं जब स्ट्रगल कर रही थी, जो कि आज भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ हर हर मतलब हर एक रोज नई सेलिब्रिटी नई, भी हर रोज नहीं लेकिन struggle करता कुछ ही है। नहीं, स्ट्रगल माने कि हर रोज नया नया सीखना नहीं, रहता बिल्कुल। है ना, मतलब अगर मैं मान जाओगे नहीं मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, तो मेरी प्रोग्रेस कुछ कहीं नहीं ना हो, कहीं रुक बिल्कुल। जाएगी। मैं कॉलेज के टाइम में थी, मेरे फ्रेंड्स सब थे, कॉलेज ऐसी मतलब उस टाइम पे सारे लोग मूवी देखने जा रहे थे, मैं स्क्रिप्ट लिख रही रहती थी, कुछ कविताएं याद करती रहती थी। तो उस टाइम पे ना फ्रेंड्स नहीं समझते ना, वो उसको तो ये मस्ती मजाक मस्ती, सच्ची, हाँ तो वो बिल्कुल। मेरी मजाक मस्ती कर रहे थे कहीं ना कहीं कि ये क्या बनेगी, वो क्या बनेगी,
तू ये पूरा दिन लिख क्या रहा है, करती हाँ। रहती है, पढ़ाकू है। मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट थी। Okay. सो मैं रैंकर बच्ची थी उस टाइम पर, रैंकर आप स्टूडेंट कितने थी। सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स जीतने वाले। नहीं, मैं रैंकर स्टूडेंट थी। सो सर मैडम की बहुत खास थी मैं एक भी लेक्चर मिस नहीं करती थी, कभी बंक नहीं करती थी और पूरी टाइम पढ़ाई करती रहती थी। बाद में जो टाइम मिले उसमें स्क्रिप्ट लिखती रहती थी। सो सब कहते थे ये क्या बनेगी, कुछ नहीं, हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, तू भी डॉक्टर बन जाएगी, ये वो सब। तो मेरे को रोना आ जाता था फिर कि कोई मतलब Value नहीं कर वैल्यू नहीं कर रहा है ना मेरी, कि क्या वैल्यू नहीं मेरी इतनी अच्छी। मैं टीवी में परफॉर्म कर रही हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मेरा टिकट शो सूरत में, मेरा पहला टिकट शो सूरत में था। Okay. 25 दिसंबर 2011 मैं फर्स्ट। 2011। हाँ, तब कितने साल के थे आप? 18 साल की थी, 18-19 साल की। Okay. तभी मतलब ये मजाक कर रहे तो मैं रोती रहती थी, फिर घर पे फ़ोन करती थी मम्मी पापा को। तो मेरे को मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि अभी मत रो, तू जो कर रही ना Focus. वो करती रहे, ये सभी तेरी साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बिल्कुल। लाइन में खड़े होंगे, ये एक बात तू याद रखना। सो वो एक ही मेरे मोटिवेशन उस टाइम पे थे, मेरे पापा और मेरी मम्मी। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद यूट्यूब वाला जो पूरा माहौल खड़ा हुआ। बिल्कुल। सो यूट्यूब Social में media. हाँ मतलब कमेंट्स बहुत गंदी गंदी कमेंट्स शुरू में आते थे मेरे को, ट्रोलिंग होती थी। बहुत ज़्यादा वीडियोस जो होते थे उसमें बहुत ज़्यादा गंदी गंदी कमेंट्स आती थी। तो आई वॉज डिस्टर्ब एट दैट टाइम। तो उस समय पे मेरे पति ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि ये मत देख तू, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तू अच्छी है, मेरे को पता है तू कितनी अच्छी है, और ये तो कहने वाले हैं तेरे जोक इतने अच्छे हैं, तो ये तो ट्रोल करने वाले ही है, वो कुछ नहीं करते इसलिए तो ट्रोल करते हैं। बिल्कुल। उसके पास कुछ काम होता तो ट्रोल थोड़ी ना करते कि वो सुनते। तू देख अच्छी कमेंट्स कितनी है, मेल कितने अच्छे, मेरे को मेल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेल में पर्सनली देखती हूँ कि मैं डिप्रेशन में था और आपकी जोक सुनकर मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गया, तो ये सब मेल तू देख नहीं रहा। हाँ वो बात ऐसे ही है। नहीं कहते ना कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे पति ने मेरे को मोटिवेशन दिया। सो ये मोटिवेशन वाला पूरा क्राइटेरिया है बिल्कुल। मेरे। पहले शादी से हाँ, पहले पापा थे, फिर पति हस्बैंड है। और एक मोटिवेशन मेरे गुरु जो है, जिसके पास से मैंने थोड़ी बहुत कॉमेडी सीखी है, जिसके पास से मैंने लिटरेचर का, फोक लिटरेचर का पूरा ज्ञान लिया है, वो है साईराम दवे। साईराम दवे। हाँ, ही इज़ माई गुरु। वो तो कहते हैं गुरु मत के, मेरे को मेंटर ही गए। सो ही इज़ माई मेंटर कि उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि उसका जो 22 साल का जो एक्सपीरियंस है स्टेज का, कि अगर तू स्टेज पे जाएगी तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो वो मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिलता है आज की डेट में भी। बिल्कुल। सो मतलब आप बोला कि 2 बच्चे हो गए, हस्बैंड वाइफ, आपका रिलेशन है, सास बहू का हाँ, रिलेशन, हाँ। सब कुछ आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो और साथ में डॉक्टर भी हो, हाँ। शोज कर रहे हो। अभी लाइफ पूरी ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है सेट है? नहीं नहीं, मतलब उतार चढ़ाव तो रहता है ना, मतलब हर एक की कुछ ना कुछ जर्नी रहती है, मतलब कुछ ना कुछ पाना रहता है, और अनसर्टन है ना। ऐसा मैं कहती हूँ सेटल है, अब कल कुछ क्या होने वाला है मेरे को क्या पता। ये मेरा लास्ट पॉडकास्ट भी हो जाए ना, अरे नहीं क्या पता हमको। तो अरे नहीं, अरे ऐसे में नहीं जाने वाली, अभी तो 150 साल तक जीने वाली हूँ मैं, लेकिन अनसर्टेन है, तो ऐसे नहीं कह सकती कि लाइफ सेट है। बिल्कुल, वो तो ईश्वर के हाथ में है ना, आगे कुछ क्या लिखा है वो तो नहीं पता। तो हाँ, मेरी तरफ से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर ईश्वर आज आके कह जाए चलो आपका टाइम पूरा, तो मैं चल जाऊंगी कि मेरे को जो मिलना है मेरे को मिल गया, जितना है उतना। हाँ, मैं खुश हूँ। मैं अभी मतलब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ अभी के अभी, तो वो ले जाएगा चलो आ जाओ, तो हम तो चले जाएंगे खुशी खुशी, चलो चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं फिर आगे क्या होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हो अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, टंग ट्विस्टर से। हर एक टंग ट्विस्टर आपको 3 बार रिपीट करना है, कंटिन्यू। आपके लिए तो बहुत इजी होगा। नहीं है इजी। देखते हैं अभी। मोस्ट बोरिंग गेम फॉर मी। फर्स्ट, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गए। तोला राम ताला तोल के तेल में तल गए, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गए, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गए। कोई बोल रहा था कि डिफिकल्ट होने वाला।
पसंद नहीं है ये टंग ट्विस्टर वाला। पीटर पीपर पिक अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर। दिखाओ, मेरे को याद करना होगा। कहाँ पे है? सेकंड। पीटर पीपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर। पढ़ सकती हूँ क्या? बिल्कुल। थोड़ी चीटिंग तो चलेगी ना, फिर आपके लिए चलेगी। पीटर पीपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पीपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पीपर पिक्ड अ पिक ऑफ ओके, ये डिफिकल्ट वाला लगा। तो बहुत पुराना वाला अभी आने वाला है। चंदू के चाची ने अच्छा। चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। 3 बार। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। सो अभी रैपिड फायर। ओके, सो एक वर्ड होगा, आपके मन में जो भी वर्ड आता है आप एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है। लाफ्टर। मी। डॉक्टर। मी। ऑडियंस। आप सब। पति पत्नी। डेंजर। सास बहू। लवेबल रिलेशन। रिलेशन। फॉर मी इट्स स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। यस, कोई भी रिलेशन होता है ना, एक मतलब उसमें कहीं ना कहीं, जब जैसे गीता जी कहते हैं, मैंने गीता पढ़ी है, सो कि उसमें एक धर्म आ जाता है, एक कर्म आ जाता है। मतलब मेरा पत्नी हूँ तो मेरा पत्नी धर्म आ जाता है उसमें। सो वो एक स्पिरिचुअल रिलेशन हो जाता है कि कोई भी धर्म है तो वो हमें सिखाता है कि कैसे घर में रहना है। तो अगर धर्म के हिसाब से हम सारे रिलेशन एक्सेप्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी। सास के प्रति हमें कैसे बर्ताव करना है, सास को बहू के प्रति कैसे बर्ताव करना है, तो ये धर्म में सिखाया हुआ है। सो रिलेशन हमेशा, मेरा ऐसा मानना है, स्पिरिचुअल होना चाहिए किसी के साथ भी। सो नेक्स्ट, मोटिवेशन। सही बताओ। बिल्कुल। मोटिवेशनल स्टोरी बैक के बारे में कि मेरा कोई मोटिवेशन है वो बताओ। आप मोटिवेशन के ऊपर एक वर्ड में एक्सप्रेस कीजिए, या फिर बोरिंग। बोरिंग। बहुत ज्यादा मोटिवेशन बोरिंग कर देता है। अच्छा, तो लाफ्टर से आप खुश हो। यस। बिल्कुल। जनरेशन। मेरी। कोई भी। मेरी। आपकी। ओके। इंडिया। बेस्ट। डॉक्टर व्यास। बेस्ट इन इंडिया। बेस्ट इन इंडिया। मैं क्यों खराब बोलूं अपना? बिल्कुल। आई एम बेस्ट। जब हम अच्छे हैं तो अच्छे ही बोलेंगे। हूँ मैं बेस्ट। यस। बेस्ट और इन फाइनली T3 शो। बेस्ट। बेस्ट होगा। ये लिख के रख देना आप ना, टैगलाइन बना देना। T3 शो ना फ्यूचर में बेस्ट होगा। बिल्कुल। अभी है, मतलब अभी है, लेकिन आप कह रहे थे शुरुआत है समथिंग लाइक, लेकिन देखना आप जाने जाओगे T3 और फिर T3 शो वाला है। तो ये एपिसोड एंड करने से पहले मैं सिर्फ एक एडवाइस मांगना चाहूंगा जो आप हमारी जनरेशन को देना चाहते हो। अरे जनरेशन को क्या एडवाइस दूँ, आप जो है अच्छी तरह से है। सिर्फ मेरा ये कहना है कि अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत चला करो। आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को जो लगता है। बहुत प्रैक्टिकल जनरेशन है, इमोशनल भी है उतनी ही है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब कहते हैं ये जनरेशन अच्छी नहीं, नहीं, बहुत अच्छी जनरेशन है, लेकिन आपको कोई सही राह दिखाने वाला मिला नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सो इसी के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं और थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत फन वाला और बहुत इंस्पायरिंग एपिसोड होने वाला ये, और मैं चाहता हूँ कि शायद टाइम मिला, आप फ्री हो तो और एक पॉडकास्ट हो जाए और एक टॉक शो का एपिसोड हो जाए। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, थैंक यू।